नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पास सीरीज तो नहीं है, ये आरओ को यूपी पीसीएस और आरओ की चीज़ों को लेकर के है। और इसमें अगर बिहार पीसीएस के बच्चे होंगे, यूपी पेट के बच्चे होंगे तो वो भी इसको देखें, क्योंकि यहाँ क्या है कि जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं तो हम इधर लगातार जितने भी विगत एक साल के करंट अफेयर्स उनको हम टच करेंगे। मतलब जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो यहाँ कराई जाएंगी और बहुत ही त्वरित तरीके से और सारगर्भित तरीके से। बस आप लोग जो है पेन पेपर लेके बैठिए और जहां लगे वीडियो को रोक करके नोट करते रहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ 20 मिनट 25 मिनट हमारे साथ बने हुए हैं तो कम से कम यहाँ की चीजों को कर लीजिए, ताकि आपको फिर अन्यत्र कहीं इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आपका समय बचे। क्योंकि हम जानते हैं कि आपको इस एक महीने में पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है, परीक्षा के पहले बहुत सी चीज़ें तैयार करनी होती हैं। तो ऐसे में अगर किसी भी जगह ज़्यादा समय देंगे तो आपका और क्षेत्र जो है प्रभावित होगा। तो स्मार्ट काम करिए और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप लोग केवल बने रहिए, तो यहाँ तो हम आपको करा ही देंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसमें थोड़ा यूपी बजट की सुर्खियों को देखेंगे 2025-26 को लेकर के। तो सबसे पहले यूपी बजट 2025-26 का कुल आकार कितने रुपए का है? तो 8,08,736.06 करोड़। अब आप कहेंगे सर ये तो कुछ ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा कौन याद रखता है? लेकिन याद कर लीजिए, यूपी कमीशन में हूबहू इसी तरीके से पूछा गया था कि यूपी सरकार का विगत, मतलब जब प्रश्न आया था तो विगत वर्ष का बजट क्या था, और ऐसे ही एकदम दिया हुआ था। तो ये एकदम टिप पे याद कर लीजिए, हो सकता है कि आयोग पुनः पूछे। तो 8,08,776.06 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत हुआ है। कब? 2025-26 के लिए। और पिछले वर्ष की तुलना में यह बजट में कितनी प्रतिशत की जो वृद्धि है वो दर्शाता है? तो 9.8% की वृद्धि को दर्शाता है। मतलब इसमें 9.8% की वृद्धि हो रही है इस बार। कितने नए एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है इस बजट में? तो 4 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है। और वो 4 नए एक्सप्रेसवे कौन से हैं? आप लोग का होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो आवंटित किया गया है? मतलब आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है आवंटित है? तो 22% हिस्सा जो है हम अपने आधारभूत संरचनाओं के विकास में खर्चा करेंगे। अब आधारभूत संरचनाओं से संबंधित होता है जैसे रोड हुआ, सड़क हुआ, इन सब सारी चीजों में, बिजली हुई, तो इसके विकास के लिए। फिर कितने नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? मतलब कितने नगरों को होगा, बेसिकली निगम नहीं होगा, कितने नगरों को जो है स्मार्ट नगर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये नगर होंगे 58। देखिए, अब आप लोग कह रहे होंगे सर ये बड़ा फैक्चुअल है, तो आप पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, ऐसे ही फैक्ट आते हैं। और चूंकि ये बजट में मेंशन है कि इस बार जो है 58 नगरों को जो है स्मार्ट शहर के रूप में हम जो है उसको डेवलप करेंगे। और इसके लिए बाकायदे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बाकायदे अच्छा खासा बजट भी आवंटित किया गया है। और ये बजट कितना? तो 400 करोड़ रुपया है। मतलब 400 करोड़ रुपए का हम आवंटन किए हैं स्मार्ट सिटी योजना के लिए। शिक्षा के लिए बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो 13%। बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने कुल जीडीपी का 13% जो हिस्सा है वो किस पे खर्चा करता है? तो वो एजुकेशन पे खर्चा करता है। कितना खर्चा करता है? 13%। मतलब जो आपने पीछे बजट देखा है तो वो जो आवंटित राशि है तो उसका 13% हिस्सा जो है वो एजुकेशन पे खर्चा हो रही है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के लिए बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया? तो 6%। मतलब हेल्थ पे देखा जाए तो 6%, एजुकेशन पे 13%, हेल्थ पे 6%। कृषि एवं संबंध योजनाओं के लिए बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है? तो 11%। मतलब कृषि से संबंधित योजनाओं पे अगर हम जो खर्चा कर रहे हैं तो अपने बजट का जो है 11% हम इस क्षेत्र में खर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग जान ही रहे होंगे कि जो उत्तर प्रदेश है ये कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ अर्थव्यवस्था या लोगों के रोजगार में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसे में 11% की जो आप देख रहे होंगे कि बड़ी राशि है, तो ऐसा कुछ नहीं है।
इस पे और ज्यादा खर्चा करने की जरूरत है। तो हेल्थ पे हम कितना कर रहे हैं, तो हेल्थ पे 6%, एजुकेशन पे 13%। और देखिए इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि होगा क्या कि 4 ऐसे स्टेटमेंट दे देगा और आपसे मिलाने के लिए कह देगा कि किस पे कितना खर्चा हो रहा है, तो आप लोग अब जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर पीएम कुसुम योजना के तहत सौर पंप स्थापना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 509 करोड़ रुपया। 509 करोड़ रुपए की राशि जो आवंटित की गई है, तो पीएम कुसुम योजना के तहत सौर पंपों की स्थापना के लिए। कितने नए डेटा पार्क विकसित किए जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो 8 जो है नए डेटा पार्क विकसित करने का भी प्रावधान इस साल के बजट में है। किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने पीछे भी बताया है, तो वो अयोध्या होगा। 22 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी में, मतलब ये जिला याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चूंकि भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट स्थापित हो रहा है, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये इस बार निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा में आएगा, तो इसको तो जरूर नोट कर ले। तो ये होगा लखीमपुर खीरी जिला के कुंभी में, और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो मुख्यमंत्री ने किया है। देखिए ये भी याद रखिएगा क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश से ही संबंधित जो सांसद हैं बनारस के, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि उद्घाटन को भी लेकर के अक्सर ये भी जाते रहते हैं, तो आपको वहां परीक्षा में अगर आप बहुत क्लियर नहीं रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सब कुछ जानते हुए आप उद्घाटन वाले चक्कर में फंस जाएंगे और आप गलत करके आ जाएंगे। आपको लगेगा कि भारत का पहला है, तो हो सकता है कि भाई इतनी बड़ी चीज हो रही है तो मोदी जी के द्वारा किया गया हो। तो इसीलिए जहां से भी आप पढ़िए, जो भी आपका सोर्स हो, तो थोड़ा सा ठहर करके पढ़िए, क्योंकि करंट अब जो है इस तरीके का नहीं आ रहा है कि आप एक बार पढ़े और चीजों को बना ले, जब तक आप चीजों को थोड़ा सा गहराई में जाकर के नहीं पढ़ेंगे। तो इसका तो बहुत ध्यान रखिएगा। फिर उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट स्थापित होगा कुंभी लखीमपुर खीरी, वही मैंने पीछे जो बताया है। 16 फरवरी 2025 को आदि महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली में किया गया। और आदि महोत्सव किससे संबंधित है, तो ये आदिवासियों से संबंधित है। तो आदि महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हुआ। कहाँ हुआ, दिल्ली में। ये किससे संबंधित है, तो आदिवासियों से संबंधित है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा करने और संशोधन हो 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। किसकी अध्यक्षता में, तो दिनेश खारा की अध्यक्षता में। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है कि दिनेश खारा की अध्यक्षता में जो है एक समिति गठित की गई है, और ये समिति क्या करेगी, तो जो बीमा अधिनियम 1938 था उसकी समीक्षा करेगी, और इसके जगह पे नई समिति के लिए एक अनुशंसा, मतलब नए विधानों की अनुशंसा करेगी। क्योंकि जो समितियां होती है उनका जो सुझाव होता है वो अनुशंसात्मक होता है, और वो सरकारों पे डिपेंड करता है कि वो किस लेवल तक उसको जो है मानते हैं। यह समीक्षा ऐसे समय में हो रही है जब संसद में सरकार बीमा संशोधन विधेयक को पेश करने की तैयारी कर रही है, और जिसमें ये प्रयास होगा कि बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति जो है वो मिल जाए। मतलब 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, और ऐसे समय में ये दिनेश खारा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। और आप लोग का एक होमवर्क है, अभी ये बताइए कि बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत का एफडीआई जो है वर्तमान में अभी है। देखिए 100% लाने की बात तो हम करेंगे संसद में इस बार, लेकिन वर्तमान में अभी कितना है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के बारे में तो थोड़ा जानिए, महत्वपूर्ण फैक्ट है और कई बार आता रहता है। 2024 है, तो 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, पहले तो इस संस्था का नाम याद रखिए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो जर्मनी का है और एक एनजीओ है। मतलब ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल है वो एनजीओ है, कहाँ का, जर्मनी का।
और इसके द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। तो पहले तो जारीकर्ता का नाम जानिए, उसका स्टेटस जानिए, वो किस देश से संबंधित है, क्योंकि अब आपसे एक प्रश्न तो यहीं से पूछेगा, फिर आगे आएगा। पहले पूछ लेता था कि डायरेक्ट की रैंकिंग क्या है, लेकिन अब थोड़ा सा वो दो स्टेटमेंट दे के ही पूछ रहा है। तो पीछे का आपने आरओ का देखा होगा या यूपी पीसीएस का पेपर देखा होगा, तो थोड़ा सा आप उस लेवल पे जाकर के चीजों को करिएगा। तो जर्मनी का एक एनजीओ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 जारी किया गया, और ये हमेशा इसी के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष रैंक में अगर देखें तो 3 देश हैं, डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। देखिए क्या है कि डेनमार्क और फिनलैंड में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें डेनमार्क है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में सबसे ऊपर, मतलब सबसे ऊपर है, यानी कि सबसे बेहतर स्थिति में है। और निचले स्थान पर क्या है, सूडान। देखिए सोमालिया रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर डेनमार्क, नीचे सूडान। और अगर भारत की रैंकिंग देखी जाए तो इसमें चूंकि 180 देशों को शामिल किया गया है, तो हमारी रैंकिंग 96 है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 96, जबकि 23 में कितनी रैंकिंग थी, 93। मतलब हमारी स्थिति में जो है वो क्या आया है, गिरावट आई है। तो देखिए ये भी याद रखिएगा, 93 पूर्व में था, वर्तमान में 96 में है। शीर्ष रैंक डेनमार्क का है, निचला स्थान सूडान का है। जारी किसके के द्वारा किया जाता है, जर्मनी के एक एनजीओ के द्वारा, और वो एनजीओ का नाम क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब यहां से प्रश्न कोई भी पूछे, आप इतनी चीजें जानते रहिए, आपका प्रश्न 100% आप सही करके आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारीकर्ता कौन है, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच। देखिए उधर क्या था, तो वो भी जर्मनी का था, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा था। ये क्या है, जलवायु जोखिम सूचकांक है, तो ये जर्मन वॉच के द्वारा है। और इसमें देखा जाए तो भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 6, भारत 6वें रैंक पे है। और 1993 से 2022 का यदि आंकड़ा उठा के देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है वो जलवायु जोखिम से जो प्रभावित देश रहा है, तो वो डोमिनिका रहा है, चीन रहा है और होंडुरास रहा है। ये सर्वाधिक प्रभावित देश रहे हैं। और अगर चूंकि ये आंकड़ा 2022 तक का ही है अभी तक इसमें, और 2022 की यदि चर्चा करें तो वर्ष 2022 में पाकिस्तान, बेलीज और इटली सबसे अधिक प्रभावित देशों में से रहे हैं। मतलब जलवायु में सबसे गंभीर स्थिति अगर 93 से 2022 तक देखा जाए तो ये होंगे डोमिनिका, चीन, होंडुरास। और अगर वर्ष 2022 के बारे में केवल पूछे तो पाकिस्तान, बेलीज और इटली। बेसिकली इसमें पूछेगा क्या, ये जलवायु जोखिम सूचकांक जो है वो जारीकर्ता कौन है, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच, ये याद रख लीजिएगा। और भारत की रैंकिंग कितनी है, 6। और इसमें एक आप लोगों का होमवर्क है कि इसमें जो है शीर्ष रैंकिंग किसकी है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये बताइएगा कमेंट करके किसमें जो है। चूंकि भारत की रैंकिंग 6 है तो कोई तो फर्स्ट पे होगा, तो आप उसको भी बताएंगे, आपका ये चीजें पूरी कंप्लीट हो जाएंगे। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी किया जाता है किसके द्वारा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। फिर भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं ज्ञानेश कुमार। तो देखिए ज्ञानेश कुमार नाम तो आप याद रखेंगे, लेकिन इनका क्रम क्या है, इनका क्रम क्या है, 26, तो ये भी याद रखिएगा। फिर तुलसी गबार्ड को फरवरी 2023 में अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया है। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है तुलसी गबार्ड। आप लोग जान ही रहे होंगे कि ट्रंप के खिलाफ जो है इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, ये भारतवंशी हैं। और चुनाव के पहले हालांकि विड्रॉ कर लिया था, मतलब उसमें उम्मीदवारी को लेकर के इन्होंने भी दावा किया था। चूंकि ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, वहां तो 2 ही पार्टी है अमेरिका में, एक तो डेमोक्रेट है जिसको ओबामा या बाइडेन रिप्रेजेंट करते हैं, और इधर जो है जो रिपब्लिकन है तो उसमें ट्रंप महोदय हैं। तो ट्रंप, चूंकि वहां पार्टियों में भी राष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए चुनाव होता, तो उसमें ये भी बहुत सशक्त उम्मीदवार थी। लेकिन चूंकि ट्रंप का ऐसा आभा मंडल है फिलहाल, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को लेकर उन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ था कि लोगों को लगा कि पहला जो टेन्योर था ट्रंप करना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, वो उनको समय नहीं मिला, एक बार और मौका देते हैं, इस बार तो अमेरिका को ये महान बना के ही छोड़ेंगे।
तो ऐसे में इन ट्रंप के ऊपर लोगों ने भरोसा किया, उनकी पार्टी के लोगों ने, और फिर अमेरिका की जनता ने भी भरोसा किया और वो चुनाव जीत करके इस समय वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और उनकी क्या स्थिति है आप लोग देख ही रहे होंगे कि देश उनका देश खुद उनकी नीतियों से तबाह तो है ही है, साथ ही साथ चूंकि वो बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा शक्तिशाली देश है, तो ऐसे में उसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है और उससे हम भी अछूते नहीं है। मतलब पूरा देश दुनिया जो है वो परेशान है इनका। तो इनको जो है वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है उसका निदेशक बनाया गया है, तो महत्वपूर्ण पद पे इनकी नियुक्ति की गई है। और थोड़ा सा बीसीसीआई पुरस्कार 2024 के बारे में जानिए कि भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वर्ष 2023-24 के लिए पाली उमरीगर पुरस्कार प्रदान किया गया। पाली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया गया 2023-24 के लिए? तो जसप्रीत बुमराह को। और जसप्रीत बुमराह कौन है? तो आप लोग तो खैर क्रिकेट प्रेमी है, जान ही रहे होंगे। वर्ष 2023-24 के लिए स्मृति मंधाना को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है। और स्मृति मंधाना इधर बहुत अच्छा कर भी रही हैं, तो मुझे तो ये भरोसा है कि बच्चा अगर इनको देखेगा तो इन्हीं को लगाएगा, क्योंकि हर प्रारूप में इन्होंने अभी हाल ही में एक उपलब्धि और हासिल करी है कि ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने वनडे, T20 और टेस्ट में तीनों प्रारूप में इन्होंने शतक लगाया है। फिर कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो सचिन तेंदुलकर को। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं बीसीसीआई को लेकर के। तो एक पाली उमरीगर पुरस्कार तो वो मिला है किसको? जसप्रीत बुमराह को। अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट महिला क्रिकेटर का जो है मिला है स्मृति मंधाना को। और कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करें तो वो मिला है सचिन तेंदुलकर को। देखिए, आगे बढ़ने से पहले संस्थान के द्वारा मुख्य परीक्षा को लेकर के बैच चलाए जा रहे हैं, और अभी जो रिसेंटली जो पेपर हो रहे हैं उसमें समृद्धि के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। कि वो इसलिए अच्छा कर रहे हैं क्योंकि मैंने उनसे वादा भी किया था, वो हमारे साथ लगे भी रहे, जो हमारे मेंस के बच्चे हैं। और करीब करीब मैंने 500 प्लस प्रश्नों के माध्यम से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कराने का प्रयास किया। और जिन बच्चों ने खूब अच्छे से टेस्ट सीरीज दिया उनका मुख्य परीक्षा बहुत अच्छा जा रहा है। अभी तक जो जितने भी पेपर आए हैं वो बहुत ही सहज स्थिति में, अब 1-2 क्वेश्चन को तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जनरली जो है वो मिल रहे हैं, बच्चे बहुत संतुष्ट हैं। तो ऐसे में आप लोग भी एक अच्छा अवसर है कि अभी क्या है कि जुड़िए बैच से, और यहाँ जुड़ेंगे तो आप लोगों के साथ एक प्लस ये हो जाएगा कि हम जो है 750 प्लस प्रश्न कराएंगे। यहाँ क्या था, प्रश्नों की संख्या थोड़ा कम थी, क्योंकि कम इसलिए थी कि बच्चे हमको ज्वाइन ही किए कब? पीटी के बाद, मतलब सारी जब उनका मेंस का रिजल्ट, सारी पीटी का रिजल्ट आ गया तब हम ये बैच ही शुरू कर पाए। तो ऐसे समय में कितना क्वेश्चन हम करा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आप पहले से बैच से जुड़े रहेंगे तो आप डेली डेली आराम से ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। और 750 तो हम यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन अगर हमको अवसर मिलेगा तो हम और ज्यादा कराएंगे। और विश्वास मानिए कि मुख्य परीक्षा पास करने का एकमात्र जो कुंजी है वो आंसर राइटिंग। यदि आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, आप लाख पढ़ रहे हैं, तो मुख्य परीक्षा में वो आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि कॉपी पे लिखेंगे तभी जब आपका दिमाग जो है वो आपको फैक्ट देगा। और फैक्ट दिमाग तभी देगा जब आप पीछे से खूब प्रैक्टिस किए रहें। इसी वजह से होता क्या है कि बहुत अच्छे बच्चे जो हमारे तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो मुख्य परीक्षा में अपने ही सब्जेक्ट के पेपर में अच्छा नहीं कर पाते, तो बल्कि पूछते हैं कि सर आ तो सब रहा था लेकिन लिख नहीं पाए। तो क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि पहली बात तो उनके अंदर थोड़ा ज्ञान ज्यादा होता है, तो किसी भी प्रश्न में वो विषयेत्तर चले जाते हैं, मतलब जो पूछा गया है उससे ज्यादा ज्ञान उड़ने लगते हैं। तो यहाँ ये भी नहीं करना है कि आपको बहुत ज्ञानी बन के आंसर राइटिंग नहीं करनी, टू द पॉइंट बने रहना है। दूसरी चीज, बहुत सा ऐसा फैक्ट है कि आप जो तर्क तथ्य दे ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं रहती। और एग्जाम के उस प्रेशर में तो वाकई में जितना आप पढ़ के जाते हैं तो उसका 60-70% तक ही निकलता है, 100% तो वैसे भी नहीं निकलता है।
तो अगर आप इसमें आंसर राइटिंग किए रहेंगे तो वही जब आंसर राइटिंग करते समय जो चीजें आप सोचते रहते हैं डेली डेली, तो मुख्य परीक्षा में भी आपको सहजता प्रदान करता। और यही कारण है कि जो बच्चे आंसर राइटिंग किए रहते हैं उनका प्रश्न छूटता नहीं है, वो टू द पॉइंट बने रहते हैं और मुख्य परीक्षा में अच्छा करते हैं। तो आपके लिए भी एक अच्छा अवसर है, मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ क्या है कि हम जो है आपको प्रश्न देंगे, आप लिख करके दिखाएंगे, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। आपका अगर आधा नंबर भी कटा है तो देखिए कितना कमेंट किया गया है, मतलब कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और हम आपको यहीं तक नहीं छोड़ेंगे, इसके बाद जो आपकी कॉपी चेक हुई होगी, जो कमेंट किए होंगे, उसके बाद हम मॉडल आंसर भी देते हैं, ताकि हमारे कमेंट और मॉडल आंसर को मिला करके आप चीज़ों को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। और मुख्य परीक्षा के पहले यदि 750 प्लस प्रश्न आप करके जाते हैं सभी पेपर को मिला करके, तो आप मुख्य परीक्षा में कितना सहज रहने वाले हैं तो इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। और यदि सफलता लेना है तो बिल्कुल इस बैच से जुड़े, और नंबर आपको फ्लैश कर रहा होगा, आप उस पर फोन कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि गणतंत्र दिवस 2025 में शीर्ष झांकियां क्या हैं। तो सबसे पहले तो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है, और चूंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार झांकी से ही प्रश्न आ गया, और चूंकि इस बार इसलिए इसके आने की संभावना ज्यादा है क्योंकि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और इसकी थीम क्या थी, तो महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास, ये इसकी थीम थी। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, मतलब शीर्ष पे तो हम रह ही रहे हैं, साथ ही हमारी थीम क्या थी, क्योंकि अभी ये तो दे दे कि हम शीर्ष पे रहे, हमारा थीम अब मथुरा को लेकर के कुछ बना दे, या अयोध्या भी इस समय काफी हॉट स्पॉट बना हुआ है उत्तर प्रदेश का, तो उसके बारे में कुछ थीम बना दे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चूंकि उस समय क्या था कि कुंभ का पूरा जोर था, तो ऐसे में भाई 26 जनवरी के आसपास ये आयोजन हुआ था, और उस समय तो आप जान ही रहे होंगे कि महाकुंभ लगा हुआ था। तो थोड़ा सा अगर आप समय से भी जुड़ेंगे तो आप कर लेंगे। तो ये याद रखिएगा कि अगर द्वितीय स्थान पर देखा जाए तो त्रिपुरा की जो झांकी थी वो द्वितीय स्थान पर थी, और तृतीय स्थान पर जो था वो आंध्र प्रदेश का था। इन दोनों का मैंने इसलिए नहीं किया दिया कि जरूरत नहीं है, आप इसी को ध्यान रखिएगा, हो जाएगा आपका। देखिए एक साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया, और ये साइक्लोन को लेकर के आप चक्रवात मत समझ लीजिएगा, ये बेसिकली भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास है। तो आप लोग ये देखिएगा, तो भारत और मिस्र, ये अभ्यास किसके बीच है, तो भारत और मिस्र के बीच है, और इसका आयोजन 10 से 24 फरवरी 2025 में हुआ, और ये सैन्य अभ्यास है। 38वें राष्ट्रीय खेल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन, सबसे पहले तो यही जानिए कि आयोजन कब हुआ, तो 18 जनवरी से 14 फरवरी, मतलब 18 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये आयोजन कहाँ हुआ, तो ये याद रखिए कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और देखिए आप लोग भी साथ साथ नोट करते रहिए, इतना तो हम समय दे ही रहे हैं। और यदि आपको लग रहा हो कि हमारी स्पीड थोड़ा ज्यादा है तो वीडियो को रोक लीजिए, रोक करके नोट करके तब आगे बढ़िए। तो समय क्या है, 28 जनवरी से 14 फरवरी, उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा, स्थान कहाँ है, उत्तराखंड है। शुभंकर क्या है, मौली है, और मौली को ही मोनाल कहा जाता है, और मोनाल जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। और मोनाल आप देखेंगे बड़ा सुंदर सी चिड़िया है, आप लोग गूगल करके भी देख लीजिएगा। तो शुभंकर हो गया। अगर शीर्ष रैंकिंग की बात की जाए तो शीर्ष रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन है, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड शीर्ष स्थान पे है, उसने जो है 68 पदक जीता है। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे हरियाणा है। तो सर्विसेज नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हरियाणा है, तो ये याद रखिएगा। फिर अगर उत्तर प्रदेश की इसमें रैंकिंग देखी जाए तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है 13, और इस 13 में भी इन्होंने क्या किया है कि जो इसमें 13 स्वर्ण पदक रहा है, 20 रजत पदक और 23 जो है कांस्य पदक। तो अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 20 20 40 3 43 3 46 10 56, मतलब उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं, 56,
और 56 में से 13 स्वर्ण, 20 रजत, 23 कांस्य। और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी रही है? 13। और इसी में जो बिहार के हमारे बच्चे होंगे वो अपने स्टेट की रैंकिंग केवल देख लेंगे, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी उनके लिए भी। तो अगला जो है कि 38वें का आयोजन तो जो हुआ उत्तराखंड में हुआ। अब अगला जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा? तो 39वें जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा वो मेघालय में आयोजित होगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट के मेघालय में इसका आयोजन होगा 39वें राष्ट्रीय खेल आयोजन का। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत संभावना की प्रश्न बने, और इतनी चीजें यदि आप देख लेंगे तो इससे बाहर जाएगा भी नहीं। तो आप लोग जो है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला की बिक्री, निर्माण, भंडारण और वितरण पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? बताइए। तो झारखंड सरकार है, मतलब इसमें दे देगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, क्योंकि यहीं के लोग ज्यादा गुटखा तंबाकू खाते हैं। तो आप लोग जो है चूंकि उत्तर प्रदेश दे रहे होंगे या बिहार के बच्चे बिहार दे रहे होंगे, वो लोग लगा के चले आएंगे अगर थोड़ा सा गंभीरता से चीजों को नहीं देखेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? झारखंड होगा। किस राज्य ने वर्ष 2024 के स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है? मतलब ये जो स्थानीय शासन है उसके सूचकांक में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? कर्नाटक में है। तो ये दोनों इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। मतलब स्थानीय स्वशासन सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग किसने हासिल की है? कर्नाटक ने। किसने तंबाकू, पान, गुटखा, मसाला पे प्रतिबंध लगाया है 1 वर्ष के लिए? तो झारखंड सरकार ने लगाया है। हाल ही में किस राज्य ने उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है लॉन्च किया है? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जब भी आ जाए पहला तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, और पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की बात हो रही है तो वो हिमाचल प्रदेश है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी जो है नोट करिए। हिमाचल प्रदेश ने जो है भारत का पहला उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है स्थापित किया है। 10 से 14 फरवरी 2025 तक एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक एरो शो जो है कहाँ आयोजित किया गया? एयर शो। तो एरो इंडिया 2025 का आयोजन हुआ है यलहंका, बेंगलुरु में। ये जान लीजिए कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है? यलहंका, बेंगलुरु में। और ये 2 वर्षीय कार्यक्रम है, मतलब 1 साल छोड़ करके आयोजन होता है। तो एक बार तो यही पूछा था कि ऑप्शन देता कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले जो एयर शो है, तो एक ऑप्शन ये दे दिया और दूसरा दे दिया कि कहाँ आयोजित हुआ था। तो बच्चे क्या है समझ लिए कि प्रतिवर्ष होता, तो ये प्रतिवर्ष नहीं होता था, और उस समय उस साल जो है मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करके आ गए थे। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये द्विवार्षिक प्रोग्राम है, मतलब 1 साल अल्टरनेट करके आता है, और इसका आयोजन बेसिकली यही होता है, यलहंका बेंगलुरु में ही ये आयोजित हो रहा है। इधर 6-7 साल से तो यही हो रहा है। फिर 16 से 24 फरवरी 2025 तक वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या है ना कि काशी और तमिल संगम की बात हो रही है, तो संस्करण इसका कौन सा था? तीसरा है। और आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ये आपको फंसाएगा कैसे? तो पहली बात तो संस्करण को लेकर फंसाएगा कि द्वितीय संस्करण है या चतुर्थ संस्करण है। तो जनरली बच्चे ये तो जानते हैं कि जो काशी और तमिल जो संगम होता है वो बेसिकली होता है काशी में होता है, लेकिन अब इसका संस्करण को लेकर के कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका ये तृतीय संस्करण था। और उद्घाटन को लेकर के भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप जान ही रहे होंगे कि भाई बनारस के सांसद कौन है? तो ये मोदी जी हैं। और पिछली बार या इसके पिछली बार जब आयोजित हुआ तो इसमें जो है अध्यक्षता उद्घाटन सत्र की मोदी जी के द्वारा ही की गई थी, लेकिन इस बार ये नहीं पहुंच पाए, योगी जी के द्वारा की गई है। तो हो सकता है कि यहाँ से भी जो है प्रश्न बन जाए। तो तृतीय संस्करण है, बस इतना जानिए। आयोजन काशी में हुआ, तीसरा संस्करण है, और इसका उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। हाल ही में किस महान पार्श्व गायक को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा करी है? और इसका उत्तर होगा मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी साहब की 100वीं जयंती पर भारत सरकार ने 100 रुपए का स्मारक डाक सिक्का जो है वो जारी किया है।
और इनके गाने कितने अच्छे रहे हैं हम आप सुनते ही हैं। तो 7 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए दक्षिण तटीय रेलवे जोन की मंजूरी दी है। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो एक नया रेलवे जोन को मंजूरी दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, और इसका नाम है कि दक्षिण तटीय रेलवे जोन, दक्षिण तटीय रेलवे जोन। तो इसका मुख्यालय होगा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में है। और आप लोग जानते ही होंगे कि अब इसको लेकर के जो रेलवे जोन है वो कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, क्योंकि 18वां तो ये है, साथ ही साथ 18 प्लस इसमें 1 होता है। और ये 1 कौन होता है? तो कोलकाता मेट्रो को भी जो है एक जोन माना जाता है, कोलकाता मेट्रो। अच्छा देखिए यहाँ लिखा भी है कि नोट, भारत में कुल 19 रेलवे जोन है, 19वां कौन है? कोलकाता मेट्रो। मतलब 8 तो जो भारतीय रेल है, आप जिससे हम आप यात्रा करते हैं घर जाने के लिए, तो आप उसको याद रखेंगे। और 18वां जो लेटेस्ट है दक्षिण तटीय रेलवे है, मुख्यालय कहाँ? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। और टोटल कुल कितने हैं? 19 है। 19वां में जो एक 18 प्लस 1 है, तो जो एक है वो कौन है? तो कोलकाता मेट्रो है। तो ये भी याद रखिएगा। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का पहला एआई से संबंधित विश्वविद्यालय, और एआई इस समय कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, चाहे मुख्य परीक्षा में उठा के देखिए वहां से प्रश्न बन रहे हैं, निबंध में आ रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। और इसी से संबंधित पहला, भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है। तो ये कहाँ स्थापित हो रहा है? मुंबई में स्थापित हो रहा है। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे सर थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन हम 1-2 बार इसलिए यहाँ बोल रहे हैं ताकि आप अगर कंसंट्रेट होकर के केवल वीडियो को सुन लेंगे तब भी आप जो है परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि परीक्षा में देखिए आप लोग पढ़ते बहुत हैं और आप लोग को चीजें आती भी हैं। परीक्षा में समस्या क्या होता है? कंफ्यूजन वाली समस्या, कि अरे यार इसका ये होगा कि ये होगा, कंफ्यूज हो गए। तो उसी कंफ्यूजन से बचाने के लिए हम इतना बोल रहे हैं, नहीं तो कायदे से तो लिखा है और एक बार धीरे से बोल करके शांत हो जाते। अपनी ऊर्जा क्यों खर्चा कर रहे हैं? ताकि यदि आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपको कुछ इसका लाभ मिले, क्योंकि आप हमको अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, तो बदले में हम भी आपको कुछ ऐसा दे कि आप को ये लगे कि नहीं, समृद्धि संस्थान संदीप सर ने कुछ हमारे लिए बेहतर किया। 16 से 17 फरवरी 2025 तक 8वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया? तो 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन मस्कट में किया गया। और मस्कट कहाँ है? तो ओमान में है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। एआई विश्वविद्यालय पहला भारत का, मुंबई में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मस्कट, ओमान में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा उत्पन्न बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ब्रिटेन बना है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि एआई से संबंध, एआई के द्वारा अगर बाल यौन शोषण से संबंधित आप कोई सामग्री एआई जनरेटेड बना रहे हैं तो ये भी जो है एक गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसा कानून किसने बनाया है? तो ब्रिटेन ने बनाया है। अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो देखिए अमेरिका को तो आप जान ही रहे होंगे कि प्रमुख देश है, और जो उसके प्रेसिडेंट चूंकि हर चीज बोलते भी रहते हैं, बड़ भोले हैं, तो उसको खबर भी बनती है। तो आप लोग तो जान रहे होंगे WHO से अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया, खुद को अपने से हटा लिया। लेकिन अमेरिका के बाद अर्जेंटीना दूसरा ऐसा देश बन गया जिसने जो है WHO से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो अमेरिका के बाद अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने। मतलब ट्रंप महोदय आए हैं तो वो WHO से बाहर निकलेंगे, UNHRC से बाहर निकलेंगे, तो वो सभी से निकल ही रहे हैं। और उनका जो एक नारा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब का वहां से निकलना, जहां रहना इनका जरूरी है। पेरिस जो जलवायु को लेकर समझौता हो उसको भी ये नहीं मानेंगे। मतलब जितनी भी अच्छी चीजें ये नहीं मानेंगे, बाकी जितने भी अनावश्यक काम है इनके द्वारा किए जाएंगे। चाहे वो अभी हाल ही में ईरान की भूमिका को देख रहे हैं, पाकिस्तान के तो चीज़ों को इस समय देखिए ना किस तरीके से, मतलब
जो वहाँ के तथाकथित जो फील्ड मार्शल दिए गए आसिम मुनीर, उनको लंच पे बुला करके करना, मतलब अब क्या ही कहा जाए, भारत को कायदे से चढ़ाने का काम किया जा रहा है इनके द्वारा। तो ये अमेरिका हो गया। फिर 16 से 18 फरवरी 2025 तक अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रयागराज यूपी में। ये यूपी स्पेशल के को लेकर के वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रयागराज के उत्तर प्रदेश में किया गया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हाल ही में दुनिया में पहली बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब आईवीएफ के जरिए किस जानवर का भ्रूण सफलतापूर्वक विकसित किया गया? तो अभी तक आप भेड़ या बछड़े की चीजें सुनते थे, तो देखिए अब इसमें जो है कंगारू भी आ गया है। तो अभी हाल ही में पूछेगा तो आप लोग भेड़ या बछड़े पे मत लगाइएगा, कंगारू पे लगाइएगा। हाल ही में किस देश ने चावल की कीमतों में भारी वृद्धि रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा करी है? कौन सा देश है जो खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा किया है? तो वो भारत ने की, सॉरी फिलीपींस ने किया। मतलब अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। और वहीं चावल को लेकर के समस्या उत्पन्न हो गई है, मतलब क्राइसिस। ऐसे में आपातकाल लगाया गया, खाद्य आपातकाल, फिलीपींस में। हाल ही में भारत के किस शहर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गूगल ने जो अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत लॉन्च किया है वो बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया है। 3 फरवरी 2025 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत का पहला है। तो जब भी भारत का पहला, दुनिया में पहला, देश में सॉरी प्रदेश में पहला, तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है और यहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा होती है। तो 3 फरवरी 2025 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी किया है? तो IIT मद्रास ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार का क्वेश्चन है, आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए। फिर जो है हाल ही में चर्चा में रहे टोबिन टैक्स क्या है? ये इकोनॉमी वाले बच्चे ध्यान देंगे कि टोबिन टैक्स क्या है। तो विदेशी मुद्रा लेन देन पर लगाया जाने वाला टैक्स है। मतलब जो फॉरेन जो करेंसीज होती हैं, मुद्राएं होती है, उस पे जो लेन देन होता है, तो उस पे जो टैक्स का लगाया जाता है उसका नाम क्या है? टोबिन टैक्स। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा अधिनियम 1938 के प्रमुख प्रावधानों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो दिनेश खारा ने। ये तो पीछे मैंने बताया ही है और महत्वपूर्ण है। हाल ही में 14,000 एक दिवसीय वनडे रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? तो विराट कोहली हैं। इनको भी आप लोग जानते रहिए। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है। और ई स्पोर्ट्स गेम 2027 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा सऊदी अरब में। मतलब ई स्पोर्ट जो हो रहा है, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट 2027 में आयोजित होगा। कहाँ होगा? सऊदी अरब में होगा। भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार जो है किसे मिला है? तो जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को मिला है। भौतिकी में 2024 का नोबेल मिला है किसको? तो जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 39वां स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 39 है। असम सरकार द्वारा शुरू की गई निजुत मोइना होगा, निजुत मोइना योजना किसके खिलाफ लड़ने के लिए है? तो निजुत मोइना योजना, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये किसके द्वारा शुरू की गई है। तो ये असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है और ये बाल विवाह से लड़ने के लिए बनाई गई है। मतलब अभी भी जो है बाल विवाह का प्रचलन है, भले ही उसकी चीजें बहुत कम है लेकिन अभी भी है। और इसी से निपटने के लिए असम सरकार ने निजुत मोइना योजना लॉन्च किया है।
किस देश ने अन्य देशों के कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल एलीट कार्ड शुरू किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये ऐसा देश है कि ग्लोबल एलीट कार्ड के द्वारा जो विश्व समुदाय के जो महत्वपूर्ण देश हैं, जहाँ की महत्वपूर्ण प्रतिभाएं हैं, उनको अपने यहाँ आमंत्रित करेगा। तो ये है ताइवान। मतलब ग्लोबल एलीट कार्ड जारी करने वाला देश है ताइवान। और वो किस लिए जारी किया है? इसका उद्देश्य कुशल पेशेवरों को जो है आकर्षित करने के लिए। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो लाओस में हुआ। और वर्ष 2024 में 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन लाओस की राजधानी वियनतियाने में आयोजित किया गया। मतलब लाओस है, और अगर लाओस में पूछे कहाँ, तो वियनतियाने। वियनतियाने क्या है? तो लाओस की राजधानी है। तो चलिए, आज का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो यहीं तक थे। और मुझे भरोसा है कि आपको जो है इसी तरीके से जो भी हमारे अब इधर रेगुलर ही हमारे वीडियो आएंगे, तो चाहे आपके यूपी स्पेशल हो, चाहे आपके जो बेसिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो विनीत सर जो ला रहे हैं, या हमारे द्वारा जो करंट अफेयर्स की चीजें लाई जाएंगी, हिंदी की भी चीजें आएंगी, तो ये सारा मिला करके आपकी तैयारी में मतलब काफी उपयोगी रहेंगी। बस जरूरत है कि आप लोग इसको देखते रहिए, इसे स्नेह दीजिए, ताकि जब आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, क्योंकि ये सारी चीजें करेंगे तो हमको भी लगेगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं इसको पसंद कर रहे हैं, तो हम और शिद्दत से और मेहनत से हमारी जो टीम है इस पे काम करेगी। तो चलिए, ये आज के लिए इतना ही। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, तो आप लोग इससे जुड़िए, इसको ज्वाइन करिए और इसका लाभ उठाइए। टेलीग्राम से तो जरूर जुड़िए, क्योंकि जो भी हम पढ़ा रहे हैं तो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगी, इसका जो PDF वो मिल जाएगा। साथ ही साथ ये हमारे 2 चैनल है, संदीप मिश्रा ऑफिशियल, और दूसरा जिससे हम आप रूबरू हैं, समृद्धि IAS का। तो यदि अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये आप ही के चैनल है और इससे आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। और अगर आप हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।